नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं सुरेंद्र ढाका। खास मुलाकात में आज हमारे साथ होंगे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 बार विधायक रहे हैं, 1 बार मंत्री रहे हैं और 1 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह रावत का रहा है। बात करते हैं। आप त्रिवेंद्र जी, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। आप ये बताइए कि आपका जो कार्यकाल है कैसा, आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरे कार्यकाल को अगर देखना है तो और लोग बोले तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक शुरुआत में एक संकल्प लिया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त और भ्रष्टाचार के प्रति जो हमारी नीति होगी वो जीरो टॉलरेंस की। मैंने 4 वर्षों में एक कोशिश की कि जो भ्रष्टाचार का जो राक्षस है, इस राक्षस को नियंत्रण में रखा जाए। तो उस दृष्टि अगर हम देखें तो मैं कह सकता हूं कि हमने कोई भी ऐसा घोटाला राज्य सरकार में नहीं हुआ कि हमें कोई ये कहे कि सरकार ने जो अपना वायदा जनता से किया था या प्रदेश के मुखिया ने जनता से जो वायदा किया था उसको निभा पाने में असफल हुए। दूसरी बात, हमने कहा था कि हमारा टारगेट केवल विकास और विकास है। तो आप देखेंगे कि इस दौरान हमने चाहे सड़कों का क्षेत्र होगा, शिक्षा का क्षेत्र होगा, रोजगार का क्षेत्र होगा, युवाओं से संबंधित मसले होंगे, महिलाओं से संबंधित होंगे, किसानों से जुड़े मसले होंगे, एक रिकॉर्ड काम हुए हैं। हेल्थ के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम हुआ है, चाहे डॉक्टर्स की संख्या आप मानकर चलिए या जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें परमानेंट फैकल्टी का सवाल होगा, उसमें फैकल्टी भर्ती करने का सवाल होगा, या अटल आयुष्मान उत्तराखंड जैसी योजना जो एक सार्वभौमिक योजना है और 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज हर उत्तराखंडी को देने का काम हमने इस दौरान किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमने एक स्लोगन दिया था कि बातें कम काम ज़्यादा, तो उस दिशा में हमने एक ठोस पहल की और इन 4 सालों में उसके काफ़ी हद तक परिणाम आए हैं और आज उसके भारी परिणाम आ रहे हैं। आप अभी गर्तांगली भी गए थे, वाइट टाइगर के लिए, स्नो टाइगर के लिए आप पार्क भी एक विकसित किया है। आप गए, वो ऐतिहासिक है क्योंकि तिब्बत से व्यापार होता था पुराने समय में। आपकी क्या दूरदृष्टि थी उसको लेकर कि उसे डेवलप किया जाए? देखिए, जो गर्तांगली है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये दुनिया के हेरिटेज साइट्स में गर्तांगली आता है, जो लगभग 300 साल के से अधिक उसका एक इतिहास है। वहाँ पर धन सिंह सेठ हुआ करते थे, जो जिनका एक बड़े कारोबारी थे वो, और जिनका कारोबार तिब्बत से चलता था। और ये गर्तांगली पहाड़ पर एक तरह हैंगिंग ब्रिज टाइप का है ये, और उसमें घोड़े खच्चर चला करते थे और पूरा लोडेड घोड़े खच्चर चला करते थे। आप कल्पना करिए कि उस समय कैसे उस गर्तांगली को बनाया गया था। तो उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसकी एक हेरिटेज हमारी प्रॉपर्टी है। तो जब मेरे सामने विषय लगभग 2018 के आसपास ये विषय मेरे सामने आया था, तो फिर हमने तय किया था, मैंने उसी समय घोषणा की थी कि हम इसको विकसित करेंगे और हमारी एक ये जो हमारे पर्यटक हैं, पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। न केवल देश के बल्कि विदेशी लोग भी यहाँ पर आएंगे। इसी तरह से वहाँ पर स्नो लेपर्ड पार्क, वहाँ पर हमारा उसके लिए 8 करोड़ रुपये मैंने स्वीकृत किया था और अब उसका भी काम प्रारंभ हो रहा है। तो जो हम ये कल्पना करते हैं कि पहाड़ों में 12 महीने का टूरिज्म कैसे हो। अभी हमारे यहाँ केवल श्रद्धा का पर्यटन है, जो हमारे श्रद्धालु हैं यहाँ पर आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो 6 महीने के अलावा भी वहाँ पर पर्यटक आएँ। तो सर्दियों में ये स्नो लेपर्ड पार्क, जो स्नो लेपर्ड है, हिम तेंदुआ जिसको बोलते हैं, उसको देखने के लिए दुनिया के लोग आएंगे। और इस पर जो दुनिया की जो एजेंसियां हैं उस पर 800-850 करोड़ रुपए आज दुनिया में खर्च कर रहे हैं कि स्नो लेपर्ड को कैसे हम प्रिजर्व कर सकें, कैसे उसको संरक्षित कर सकें, उसकी आबादी को कैसे बढ़ा सकें और लोग उसको, ताकि उसको लोग उसको देख सकें। बड़ा खूबसूरत ये प्राणी है। तो वहाँ पर इसलिए हमने स्नो लेपर्ड पार्क की सर्दियों में लोग वहाँ पर जाएं तो एक आकर्षण चाहिए। फिर मैंने वहाँ पर साथ ही ये भी कहा है कि भाई जैसे हमारा हर्षिल है, बगौरी है, वहाँ पर एक ऊपर टॉप पर एक मंदिर है,
तो वहाँ के लिए भी लोग ट्रैक करके जाते हैं। वहाँ पर एक जो लोगों को पता ही नहीं था, हर्षिल के ऊपर एक पंचमुखी शंकर जी का मंदिर है, जो कि हमारे पुराणों में जिसका उल्लेख है, लेकिन कई बार स्थानीय लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। तो हम एक ऐसी साइट वहाँ पर पूरे 12 महीने के लिए खोलना चाहते हैं कि लोग वहाँ पर जाएं और हाई एंड टूरिस्ट जाए। एक बड़ा सवाल उठने लगा है पिछले दिनों, दो चार महीने से नए कानून की मांग होने लगी है, भू कानून की। किस तरह का भू कानून, क्या जरूरत है उत्तराखंड में भू कानून की? देखिए, ऐसा है कि ये सब राजनीतिक पैतरेबाजी हो रही है, लोगों की इमोशंस से खेला जा रहा है। और भू कानून अगर किसी के पास कोई मॉडल है, ऐसा कोई प्रारूप उनके पास है, उसको रखना चाहिए। माने ऐसा लगता है कि कोई खामियां हैं, तो निश्चित रूप से खामियों को दूर किया जाना चाहिए, उन खामियों को दूर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये नहीं चलेगा कि हम कहें कि उद्योग लगने चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए और हम भूमि देंगे नहीं। अगर भूमि नहीं होगी तो कैसे रोजगार स्थापित होंगे, कैसे उद्योग स्थापित होंगे? और इसलिए पर्यटन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो, अगर हम चाहते हैं कि इनका डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग करें, तो हमको उनको भूमि उपलब्ध करानी होगी। अगर आज उधम सिंह नगर में इतना उद्योग लगा है, अगर भूमि नहीं दी जाती तो हमारे जो लाखों लोग वहाँ पर आकर रोजगार पा रहे हैं, हरिद्वार में लाखों लोग रोजगार कर रहे हैं, आज का देहरादून में लाखों लोग रोजगार कर रहे हैं, आखिर कैसे रोजगार करेंगे? इंडस्ट्री अगर हम चाहते हैं तो हमको भूमि उपलब्ध करानी होगी। भारत के अनेक राज्य ऐसे हैं कि बहुत टोकन मनी के रूप में और भूमि उपलब्ध कराते हैं ताकि वहाँ उनके लोगों को रोजगार मिल सके। और इसलिए मैं समझता हूँ कि भू कानून को लेकर के किसी की स्पष्ट सोच नहीं है, आखिर वो चाहते क्या है, इसलिए स्पष्ट होना चाहिए कि चाहत क्या है। अगर माना कोई हमारे भू कानून में कोई ऐसी कोई कमियां हैं, उसको दूर करना चाहिए। एक बड़ा सवाल है, आप जब से मुख्यमंत्री बने आपने पेड़ लगाने का एक रूटीन शुरू किया था, जिसे अब तक सब लोग निभा रहे हैं, कैसे देखते हैं उसे? ढाका जी, ऐसा है कि मैं 1993 तब से लगातार वृक्षारोपण कर रहा हूँ। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हमारे डॉक्टर हरीश जी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, तो एक त्यौहार था हरेला, हरियाली का त्यौहार है। तो सामान्यतः अभी तक घरों के अंदर ही मनाया जाता था, घरों में लोग हरियाली बोते थे, 5-7 अनाज बो करके, और 16 जुलाई को उसका उद्यापन करते थे। हमने उसको एक प्रयास किया कि उसको बाहर निकाला जाए और व्यापक वृक्षारोपण उसमें हो। मान्यता ये है कि जब हरेला के दिन जो पौधारोपण किया जाता है, वो पौधा जीवित रहता है। कहावत ये भी कि अगर आप टहनी भी गाड़ दोगे तो वो भी जम जाएगी, क्योंकि उसको पर्याप्त पानी मिलता है, पूरा सीजन बरसात में पानी मिलता है और पौधे तब तक जड़ ले लेते हैं। हमने उसको व्यापक रूप दिया। मुख्यमंत्री के नाते हमने कोसी और ऋषि प्रणाम, इस पर हमने उस अभियान को लिया। व्यापक वृक्षारोपण हुआ, एक घंटे में 2.5 लाख, फिर अगले वर्ष 2.25 लाख और अगले वर्ष 5 लाख, 3.5 लाख इस ढंग के पौधारोपण हुआ है। इस बार 5.5 लाख पौधा लगाए देहरादून में। तो हमने उसको व्यापक स्वरूप दिया। दूसरी चीज़ जो मैंने फोकस किया है, मैंने फोकस किया है 2 पौधों पर, बरगद और पीपल के पौधे पर। देखिए, हमारे माइथोलॉजी में, हिंदू माइथोलॉजी में पीपल को और बरगद का एक विशेष स्थान है और लोग उसको काटते नहीं हैं, छेड़ते नहीं हैं। आखिर क्यों? जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि जो कार्बन अवशोधन की जो ताकत है, जो ऑब्जर्व करने की जो ताकत है, वो सबसे ज़्यादा बरगद में। बरगद का एक पेड़ 1 साल में लगभग 3,500 किलो कार्बन सोख लेता है। पीपल का पेड़ 1 साल में लगभग 1600 किलो कार्बन सोखता है। और पीपल 24 घंटे प्राणवायु देता है, ऑक्सीजन देने का काम करता है। फिर इन पौधों की आयु बहुत लंबी है, एक बार जड़ पकड़ लेते हैं तो फिर इनका जीवन को कोई खतरा नहीं होता। और वट तो अक्षय है, 1000 साल 2000 साल चलता चला जाता है। और ये पशु, जो हमारे जंगली पक्षी हैं, पशु हैं, उनके लिए बहुत लाभप्रद है, उनके लिए खाने के लिए फल फूल उस पर उनको मिलते हैं। और इसलिए हमने इस बार जब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हमने एक घोषणा की थी, एक संकल्प लिया कि हम 1 लाख वट और पीपल के वृक्ष लगाएंगे।
आज हमारा वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। मुझे लगता है कि 65-70 हज़ार के करीब पौधे हमने जो स्वयं 30,000 पौधे तो मैंने स्वयं ही खरीदे हैं, लोगों को मोटिवेट किया कि भाई ये पौधे लगने चाहिए। और इतने ही पौधे वन विभाग को मैंने आग्रह किया कि आप इन वृक्षों पर फोकस करिए, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद पौधे हैं। और जिस तरह से जो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण एक ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, उसको अगर हम नियंत्रित करना चाहते हैं तो ये पौधे सबसे ज़्यादा फायदेमंद हैं। तो उन्होंने भी इस बार लगभग इससे कुछ अधिक पौधे फॉरेस्ट के साथ मिलकर भी हमने वृक्षारोपण किया। मैं सोचता हूँ मैंने स्वयं कम से कम 40-45 स्थानों पर जाकर अभी तक वृक्षारोपण किया है। तमाम लोग मुझे आमंत्रित करते हैं और हम अभी भी अभियान हमारा चल रहा है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद त्रिवेंद्र जी से खास मुलाकात में बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद खास मुलाकात में त्रिवेंद्र जी से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। आपने अभी एक त्रिवेंद्र जी एक बड़ी बात कही कि उसकी जो पीपल की और बरगद की जो बट वृक्ष की जो जड़ें हैं वो गहरी हो जाती हैं। राजनीतिक कार जो लोग हैं उत्तराखंड के, वो कह रहे हैं त्रिवेंद्र जी एक लंबी लाइन खींच रहे हैं और वो बड़े नेता हैं और एक मैसेज भी वो दे रहे हैं कि वो वट वृक्ष हैं, पीपल का वृक्ष है, वो सूखेंगे नहीं। नहीं, ये तो खैर लोगों का अपना सोचना है, लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ सब लोगों से कि पर्यावरण के प्रति हमको बहुत अधिक जागरूक होने की ज़रूरत है। अभी मैं जब इसरो डायरेक्टरेट में गया था तो वहाँ पर मुझे पता चला कि पिछले कुछ सालों में लगभग जो गोमुख ग्लेशियर है वो 42 मीटर पीछे खिसक गया है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज हमारी जो गंगा में जो पानी आ रहा है वो 86% ये ग्लेशियर का पानी है। तो हमको इनके बारे में सोचना होगा। ग्लोबल वार्मिंग है, आज पहाड़ों में हम जाते हैं, इतनी तीखी गर्मी लगती है। आज आप देखिए कि जहाँ कभी ज़्यादा बर्फबारी के कारण वनस्पति नहीं होती थी, आज वहाँ पर तमाम वनस्पतियाँ हो रही हैं। जहाँ पर सेब होता था आज से 20-25 साल पहले, अब वहाँ पर सेब पैदा नहीं हो रहा है, वहाँ पर अखरोट पैदा हो रहा है। तो क्लाइमेटिक चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है। पिछले 100 साल में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर पड़ा है, जो कि बहुत बड़ा अंतर है। और तब ये हालत है जो आज दुनिया परेशान है। अभी जो IPCC ने जो रिपोर्ट सौंपी है UN को, वो बहुत चौंकाने वाली है और बहुत ज़्यादा हमको अलर्ट करती है भविष्य के प्रति कि किस तरह का संकट सामने आने वाला है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि 18% तक अनाज के उत्पादन में कमी आने की संभावना है, प्रोटीन में कमी आ जाएगी, उसके कारण बच्चे दिव्यांग होंगे, नाटे होंगे, तमाम तरह की समस्याएं। और ये कहा है कि शायद 8 करोड़ लोग ये भूख से मर सकते हैं इन आने वाले 30 सालों में। ये किस तरह का संकट की ओर 4000 पेज की रिपोर्ट है, उससे उन्होंने सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। और इसलिए इसको मैं समझता हूं कि इसमें बहुत सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है। हर व्यक्ति को ये संकल्प लेने की जरूरत है कि मैं एक नागरिक होने के नाते मेरा क्या दायित्व बनता है, मैं क्या कर सकता हूँ। हर किसी को इसमें योगदान करने की आवश्यकता है। अभी हमने विचार किया कि फ्यूचर में, मैंने कल ही एक वैज्ञानिक के साथ में बैठा था, तो अभी हमें विचार कर रहे हैं कि पीपल और बरगद एक निश्चित हाइट तक, क्लाइमेट तक इनको पैदा किया जा सकता है, ये तैयार हो सकते हैं, लेकिन उससे ऊंची हाइट पर क्या हो। तो हर गांव में ऐसे 2-2, 4-4 वृक्ष लगाएं कि जो गांव का जो कार्बन जो उत्सर्जन कर रहे हैं, CO2 जो उत्सर्जन कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए कौन से पौधे वहाँ पर उपयोगी हो सकते हैं, उन पौधों का रोपण वहाँ पर किया जाए। तो मैंने कहा है जो अपने वैज्ञानिक बंधु हैं हमारे कि आप इसके लिए कुछ सिलेक्शन करिए और उन पौधों को भी हम आगे भी करेंगे। शायद वो जानकारी नहीं है कि जब मैं 2012 में चुनाव हार गया था, लोगों की इस बात का संज्ञान नहीं, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, अब सबकी नज़र में हूँ। उस समय हमने घेस गांव, मैं विधायक भी नहीं था, हमने घेस गांव में मटर का उत्पादन शुरू किया
50 रुपए किलो हमने उनके खेत में उनको रेट दिलवाया। आज वहाँ पर सेब के बगीचे लग गए, अब लोग वहाँ पर सेब उत्पादन में आ गए और वहाँ पर आज लोग जो ये हमारा जो रोज है जिससे तेल बनता है, जिससे रोज वाटर बनता है, वो गुलाब की खेती वहाँ पर लोग करने लगे हैं। वहाँ पर कुटकी का बहुत अच्छा कारोबार आज शुरू हो गया है। तो मैं तब तो मैं विधायक भी नहीं था, आज तो मैं विधायक हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री, सबका ध्यान मेरी तरफ है। उस समय लोगों का ध्यान नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ से भेज करके और वहाँ पर किसानों से मटर पैदा करके और बाईबैक की व्यवस्था करी। आज वहाँ पर देखिए उस गांव में कितनी संपन्नता बढ़ी है। एक बड़ा सवाल है, आपने इतना काम किया, आपके समर्थकों में एक मैसेज है कि आपके साथ बुरा हुआ। 4 साल आप मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद आपको हटा दिया गया। वो कौन लोग हैं इस साजिश के पीछे जिन्होंने आपके साथ ये किया? देखिए, इसको हम देखिए, मैंने हमेशा कहा कि राजनीति में कुछ चीजें चलती रहती हैं, जैसे साजिश बोलते हैं। तो ये राजनीति का इतिहास पढ़ लीजिए, हमेशा ऐसा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। इसके लिए मैं सूप में नहीं लेता। हमेशा हर कोई आपका समर्थक नहीं हो सकता है और हर कोई आपका विरोधी भी नहीं हो सकता है। विरोधी होने की संभावना है, लेकिन हर कोई आपका समर्थक होगा ये संभव नहीं है। ये मनुष्य की स्वभाव है, कमियां हैं, और इसलिए मैं इसको इस रूप में नहीं लेता। मैं तो केवल ये मानता हूँ कि मुझे 4 साल पार्टी ने मौका दिया और मैंने पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी का सिपाही होने के नाते मैंने राज्य की सेवा की। क्या मुख्यमंत्री बदलने से विकास कार्य नहीं रुकते हैं? और जिस तरह 2 मुख्यमंत्री एकदम बदले गए, तो उससे एक जनता में मैसेज तो गलत जाता है। देखिए, मैसेज, ये बात सही है आपकी कि पब्लिक किसी प्रतिनिधि को 5 साल के लिए चुनती है, लेकिन मुख्यमंत्री तो पार्टी बनाती है, पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है, विधानमंडल दल मुख्यमंत्री को बनाता है। और इसलिए जरूर पब्लिक की इस तरह की अपेक्षा होती है। फिर जब कोई इस तरह के कोई विरोध न हो, कोई इस तरह के आरोप न हो, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा कष्ट होता है पब्लिक को। और ये भी सच है कि बदलाव से विकास कार्यों में कहीं ना कहीं उसकी गति अवरुद्ध होती है। इसको मुझे साफ बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि कोई भी नया व्यक्ति आता है, नया व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है, तो कुछ समय समझने में लगता है। एकदम से समझे हुए लोग नहीं होते। फिर जो सामने जो हमारे हैंड्स हैं, यानी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनको समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। फिर प्राथमिकताएं भी कई बार अलग होती हैं। किसी को लगता है कि भाई ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है, दूसरे को लगता है कि ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो उसके कारण थोड़ा दिक्कतें होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस समय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने उसी लाइन पर वो काम कर रहे हैं। बल्कि वो कई बार कहते भी हैं कि बातें कम, काम ज़्यादा। तो मैं जो काम अभी तक 4 साल में आगे बढ़े हैं, उनको मैं आगे बढ़ाऊंगा, वो अपनी उसमें कहते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत प्रभावित निश्चित रूप से होता है। देखिए, उत्तराखंड में ऐसा क्या है कि जो आदमी 2/3 आदमी आज आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगते हैं, कल वही 3/4 आदमियों को इकट्ठा करके हटाने के लिए लग जाते हैं। नहीं, देखो, एक मैसेज देते हैं वो। केवल उत्तराखंड में नहीं है, ये मैंने कहा ना कि राजनीति का एक हिस्सा है। ये सब जगह चलता रहता है। कई बार महत्वाकांक्षा भी होती है, कई बार षड्यंत्र भी होते हैं। तो ये चीजें होती रहती है, कोई नई चीजें नहीं है ये। मैं इनको कोई उत्तराखंड में ही ऐसा हो रहा है या पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम तो उत्तराखंड का तो हम बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। तिवारी जी जब रहे, तिवारी जी का मैं जानता हूँ, तिवारी जी ने कई बार अपना सामान बांध लेते थे, कहते मैं जा रहा हूँ। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। कोई, ये तो मैं समझता हूँ राजकाज का एक हिस्सा है। आज आपके कई फैसलों को चुनौती दी जा रही है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो हर कोई स्वीकार करता है कि निर्णय राज्य के हित में है, लेकिन कई बार कुछ लोगों के विरोध के कारण हम लोग उसमें पुनर्विचार करते हैं। आज एक आध जगह पर देखा जाए, जैसे देवस्थानम बोर्ड को लेकर के है, जो उसके लिए जो हाई पावर कमेटी बनाई है, उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि भाई हम इसको समाप्त नहीं करेंगे, इसको हम कोई सुझाव है तो उन सुझावों को हम सम्मिलित करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। त्रुटियां हो सकती हैं। देखिए, इतने भारत के संविधान में कितने संशोधन हो गए, तो कुछ कमियां रहती हैं, कुछ वक्त के हिसाब से परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है। तो थोड़ा बहुत चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इसको बहुत गंभीरता से इस तरह से रूप में लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उल्टा जा रहा है, पलटा जा रहा है। मैंने कहा ना कि सरकार का जो मुखिया होता है, उनकी कई बार अपनी प्राथमिकताएं होती हैं।
उनको कुछ और महसूस होता है तो उस हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। एक बड़ा सवाल है, आपने कुंभ नहीं करने का फैसला किया था, सीमित कुंभ करने की आपने बात कही थी, उसके बाद कुंभ कराया गया और उसके परिणाम सबके सामने आए, कोरोना फैला। देखिए, उसको सब लोगों ने स्वीकार किया कि जो उस समय सरकार ने जो निर्णय किया था कुंभ को सीमित करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि सभी ने उसको सराहा है, सभी ने उस चीज़ को महसूस किया जब बाद में कुछ दिक्कतें खड़ी हुई। मैंने कहा ना कि जब चेंज होता है तो कई बार कुछ चीज़ें एकदम सिर पर कुंभ था तो नए को समझने में थोड़ा समय लगता है, कोई भी हो। मैं भी शायद अगर मुझे ही बना तो शायद मैं भी क्या निर्णय लेता कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो एक किसी भी चीज़ को समझने के थोड़ा समय चाहिए होता है और अनुभव चाहिए होता है, तो इस कारण इस तरह की दिक्कतें हुई हैं। बीजेपी 2022 के लिए एक नारा देने जा रही है, इस बार 60 पार, लेकिन लगता है 60 पार चुनाव से पहले ही करने की तैयारी है। लगातार विधायकों को लाकर ज्वाइन कराया जा रहा है और एक बात बड़ी है कि उत्तराखंड में कोई विधायक ज्वाइन नहीं कर रहा है, सबको दिल्ली बुलाया जा रहा है और दिल्ली में ज्वाइन हो रहा है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं ज्वाइन कराने के लिए, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, कई बार जो ज्वाइन करता है वो चाहता है कि मैं सेंट्रल लीडर से मिल सकूं, क्योंकि सेंट्रल लीडर से मिलना उनकी इतनी व्यस्तता होती है कि वो यहाँ पर आ सकें वो थोड़ा दिक्कत होती है, और इसलिए दिल्ली में जो ज्वाइन कराया जा रहा है तो उनकी इच्छा हो सकती है कि साहब हम दिल्ली में ज्वाइन करेंगे, तो कोई अच्छी बात है। और जिन्होंने ज्वाइन किया है ये लंबे समय से ये चल रहा था, क्योंकि अगर वो बहुत पहले ज्वाइन करते तो सदस्यता जा सकती थी और दोबारा चुनाव हो सकता था। अब ये कि अब चुनाव सामने है, बहुत पहले से वो संपर्क में थे और वो लोग उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भविष्य में सरकार बनाने वाली है, वो लोग इसलिए भाजपा में आ रहे हैं। अभी और आने की संभावना है। 2022 का जो चुनाव है उसमें आप बड़े नेता हैं उत्तराखंड के, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मेरी भूमिका पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की होगी और बाकी पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करेंगे। एक बड़ा सवाल है, लोग आपको देखना चाहते हैं राष्ट्रीय राजनीति में, बड़ी उम्मीदें थी जब आप दिल्ली में थे तो लोग सोच रहे थे आपको बड़े पद से नवाजा जाएगा, लेकिन अभी देरी हो गई है, क्या वजह है? नहीं, देखिए, मैं दिल्ली में गया तो मेरे व्यक्तिगत कार्यों से मैं दिल्ली में रहा था 5-7 दिन, और ये पार्टी को तय करना है कि हमारी भूमिका क्या होगी, ये पार्टी तय करेगी। पार्टी जो तय करेगी उसको हम अनुपालन करेंगे। बाकी हमने बहुत ऊंची जगह पा ली है। और कोई तमन्ना है अभी राजनीति में? नहीं, हम सामाजिक काम करते रहें, ये मेरी इच्छा है। त्रिवेंद्र जी से आपने जनतंत्र टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही। नई किसी शख्सियत के साथ फिर होगी खास मुलाकात में बात। देखते रहिए जनतंत्र टीवी।